वेलकम टू माय चैनल रूहानी कहानी। मैं आपकी दोस्त रेशमा शोएब। तो आइए सुनते हैं एक जालिम शहजादे और पत्थर बनी शहजादी की कहानी। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अलमास। अलमास आवारा, बेरहम और ज़िद्दी शहजादा था। इत्तेफाक से बादशाह मरीज़ुल मौत में मुब्तला हो गया। कुछ अरसा बीमार रहने के बाद उसका इंतकाल हो गया। बादशाह की मौत के बाद शहजादा अलमास तख्त नशीन हुआ। सभी वज़ीरों ने आपस में मशवरा करने के बाद ये कहा कि अगर अलमास ने रियाया के साथ बेरहमी का मामला किया तो वज़ीर उससे अलहदा हो जाएंगे। वज़ीर आज़म हुमायूं अगरचे नौजवान था, लेकिन बहुत ही होशियार, अक्लमंद और दूरअंदेश था। उसने बूढ़े और तजुर्बेकार वज़ीर से कहा, आप लोग बादशाह की हुकूमत से अलहदा होने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए और अपनी अक्लमंदी से अलमास को सीधे और सच्चे रास्ते पर ले आइए, क्योंकि आप लोगों के अलहदा होने के बाद वह नए वज़ीर मुकर्रर करेगा और वह सब उसी के इशारों पर चलेंगे। फिर रियाया हरगिज़ खुशहाल न रह सकेगी। यह सारी बातें वज़ीरों की समझ में आ गईं और उन्होंने हुकूमत से अलहदा होने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन बादशाह अलमास ने वज़ीर से कहा, हम अपना ख़जाना देखना चाहते हैं, अलहदा हमें इसी वक्त अपने साथ लेकर चलो। वज़ीर को भला क्या इनकार होता। वह अलमास को तहखाने में ले गए। यहाँ 7 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पहला दरवाज़ा छोड़कर जब वज़ीर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो अलमास ने कहा, इस पहले कमरे को क्यों छोड़ दिया वज़ीर? आज़म हुमायूं ने अर्ज़ की, जहाँ पना इस कमरे को छोड़ ही दीजिए, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अलमास बोला, अगर इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है तो इसके देखने में हर्ज ही क्या है? हुमायूं ने कहा, जहाँ पना अगर इस कमरे में ख़जाना होता तो ये ग़ुलाम उसे ज़रूर दिखाता। अलमास ने गुस्से में आकर कहा, यह अजीब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और इसे खोलते भी नहीं। मेरा हुक्म है कि इसे खोलो, मैं इसे देखने के बाद ही आगे चलूँगा। हुमायूं ने हाथ बांधकर अदब से अर्ज़ की, जहाँ पना आपके वालिद साहब की वसीयत है कि इस कमरे को उस वक्त तक ना खोला जाए जब तक आप 40 साल के ना हो जाएं, लिहाजा आप इसे ना खुलवाएं। अलमास ने फर्श पर पाँव मारते हुए कहा, हम इस वसीयत पे हरगिज़ अमल नहीं करेंगे, इस कमरे को फ़ौरन खोला जाए। वज़ीर आज़म ने उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल दिए और कमरे का मजबूत ताला खोल दिया गया। अलमास कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि फर्श पर नहायत ही खुशरंग और कीमती कालीन बिछे हुए हैं। चारों तरफ हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे लटके हुए हैं और दरमियान में संगे मरमर का एक बुत खड़ा हुआ है। अलमास ने बुत के सामने खड़े होकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। हुमायूं बोला, तशरीफ़ ले चलिए जहाँ पना, ये तो एक मामूली बुत है, इसे देखने से क्या हासिल होगा? अलमास ने पूछा, ये किस औरत का बुत है? हुमायूं बोला, ये रियासत मेहराबाद की शहजादी का बुत है। अलमास ने कहा, बेहद हसीन और जमील औरत है। अलमास ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वालिद साहब ने ये बुत क्यों बनवाया था? हुमायूं ने कहा, आलम पना, गुस्ताखी माफ़, वह इस शहजादी को अपनी मलिका बनाना चाहते थे, लेकिन ये शहजादी एक ज़बरदस्त जादूगरनी भी है, इसलिए वह इनके कब्ज़े में ना आ सकी। आखिर उन्होंने इसका बुत बनवाकर यहाँ रख लिया था और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। अलमास कहने लगा, क्या ये शहजादी हमें नहीं मिल सकती? हुमायूं बोला, इस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक सैकड़ों नौजवान, जिसमें शहजादे और बादशाह भी शामिल थे, इसके पास पहुँचे, लेकिन उनमें से एक भी लौट कर नहीं आया। अलमास कहने लगा, क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते? हुमायूं बोला, वहाँ जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना नामुमकिन है। किसी को नहीं मालूम कि वहाँ जाने वालों को कत्ल कर देती है या जादू के अमल से ग़ुलाम बना लेती है। अलमास ने कहा, तुम आज ही रवाना हो जाओ, हम 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करेंगे और अगर 1 हफ्ते तक तुम वापस ना आए तो हम अपनी फ़ौज लेकर रियासत मेहराबाद पर हमला कर देंगे और तुम्हें आज़ाद करा लेंगे। हुमायूं ने कहा, अगर उसने मुझ पर जादू कर दिया तो क्या होगा? अलमास बोला, हमारे सलाहकारों में से मिर्ज़ा अंगूरी को साथ ले जाओ, उन्हें जादू का तोड़ आता है। हुमायूं ने चौंक कर कहा, मगर आलम पना, मिर्ज़ा साहब तो अफ़ीमी हैं, उन्हें साथ ले जाने से क्या फ़ायदा? अलमास ने कहा, नहीं नहीं, वह तुम्हारी मदद करेंगे, उन्हें साथ लेकर जाओ। गर्ज़ बादशाह ख़जाना देखने की बजाय वापस आ गया। वापस आकर वज़ीर हुमायूं और मिर्ज़ा अंगूरी को हाथी पर सवार करके उन्हें मेहराबाद की जानिब रवाना कर दिया। महावत की जगह वज़ीर हुमायूं खुद बैठ गया और सवारी की जगह मिर्ज़ा अंगूरी बैठ गए।
दोनों हाथी को दौड़ाते हुए सहरा और जंगलों में से चले जा रहे थे। मिर्ज़ा अंगूरी तो हौदस में लेट गए थे, मगर हुमायूं होशियारी से बैठा हुआ था। 3 रोज़ का सफ़र तय करने के बाद वह रियासत मेहराबाद के दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदार ने उनसे रियासत मेहराबाद में दाखिल होने का सबब मालूम किया तो उन्होंने कहा कि हम शहज़ादी साहिबा से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। पहरेदार ने हुमायूं से कहा, नौजवान, शहज़ादी साहिबा से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। क्या? मिर्ज़ा अंगूरी बोले, क्या कहा? हम जान गंवा बैठेंगे नादान? हमें देखकर तो मौत का फरिश्ता भी आंखें बंद कर लेता है। पहरेदार ने कहा, अगर ये बात है तो शौक से चले जाइए और शहज़ादी साहिबा के महल के दरवाजे पे रखे हुए नक्कारे को बजाइए। दोनों अपने हाथी को लिए हुए महल के दरवाजे पर पहुंचे। फिर हुमायूं ने नीचे उतरकर चौब उठाई और नक्कारे को जोर जोर से बजाया। उसकी आवाज़ सुनकर 7 कनीज़ें दौड़ती हुई आईं। अदब से सलाम करके कहने लगीं, चलिए हुजूर, शहज़ादी साहिबा आपका इंतज़ार फरमा रही हैं। कनीज़ों को देखकर मिर्ज़ा अंगूरी भी नीचे उतर आए और हुमायूं के हमराह शहज़ादी के पास गए। उन्होंने देखा कि वह संगमरमर के बुत से कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है। सुर्ख और सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी नरगिसी आँखें, सिवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे लंबे काले बाल। शहज़ादी मेहरुन्निसा ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज़ में कहा, क्या आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे ब्याह करने का इरादा रखते हैं? हुमायूं ने कहा, ब्याह करने के ख्याल से हाजिर हुआ हूँ। शहज़ादी कहने लगी, मेरे 5 सवाल हैं। अगर आपने मेरे 5 सवालों के जवाब दे दिए तो मैं आपसे ब्याह कर लूँगी, लेकिन अगर आपने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया तो आपकी गर्दन कटवा कर दरख्त पर लटकवा दूँगी। वो देखिए सामने दरख्त पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक लंबे और ऊंचे दरख्त पर बेशुमार सर लटक रहे हैं। मिर्ज़ा अंगूरी बोले, अम्मा हुमायूं, क्या देख रहे हो? तुम्हारा सर भी इन्हीं में नज़र आएगा। हुमायूं ने कहा, खामोश रहो। फिर शहज़ादी ने कहा, और जो शख्स 2-3 सवालों के जवाब सही और बाकी के गलत बताए तो उसे मैं जानवर बना देती हूँ। वो देखो, वो सामने तोता, मैना, बुलबुल, हुदहुद, कौआ, उल्लू, ओकाब, गिद्ध, और इधर देखो ये गधा, कुत्ता, नील, गाय, हिरन, गीदड़, लोमड़ी और यह चीता। ये सब दरअसल इंसान हैं, लेकिन जवाब ना देने की वजह से जानवर बने हुए हैं। अब फरमाइए क्या इरादा है? हुमायूं ने जवाब दिया, मैं आपके 5 सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। शहज़ादी शाबाश कहते हुए बोली, आइए पहले नाश्ता कर लीजिए। मिर्ज़ा अंगूरी ने कहा, नहीं शहज़ादी साहिबा, ये हरगिज़ नहीं होगा। हमारा तजुर्बा है कि ऐसे मौके पर कुछ ऐसी चीज़ खिला दी जाती है कि इंसान अपनी अक्ल खो बैठता है, लिहाजा पहले अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। शहज़ादी मिर्ज़ा जी की बात पर कहकहा मारकर हंस पड़ी। फिर कहने लगी, बहुत बेहतर बात कही है, चलिए सामने बारादरी में बैठकर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। ये कहकर उसने ताली बजाई। उसी वक्त बहुत सी कनीज़ें हाजिर हो गईं। शहज़ादी ने उनसे कहा, सामने बारादरी में हमारे बैठने का इंतज़ाम करो। कनीज़ ने फ़ौरन ही कालीन फर्श पर बिछा दिए और एक सफ़ेद मसनद पर तकिए रख दिए। फिर शहज़ादी उस मसनद पर बैठ गई और हुमायूं मिर्ज़ा अंगूरी के साथ कालीन पर बैठ गए और कनीज़ चारों तरफ खड़ी होकर मोर पंखों से हवा करने लगी। शहज़ादी मेहरुन्निसा ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि एक दरख्त ऐसा है जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, उसके एक तरफ के पत्ते पूरे काले और दूसरी तरफ के पूरे सफ़ेद हैं। वह दरख्त साल भर में एक मर्तबा मर जाता है मगर फ़ौरन ही ज़िंदा हो जाता है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? मिर्ज़ा अंगूरी ने हुमायूं के कान की तरफ मुँह ले जाकर कहा, वह दरख्त गद्दा हो सकता है क्योंकि उसकी पीठ स्याह रंग की होती है और अंदर से उसका पेट सफ़ेद होता है। हुमायूं ने तेवरी चढ़ाते हुए आहिस्ता से कहा, क्या नशे में हो? कहीं गधा 1 साल के बाद मरता है और फिर फ़ौरन जिंदा हो जाता है? मिर्ज़ा अंगूरी कहने लगे, जिस वक्त एक गधा मरता होगा उसी वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में दूसरा गधा पैदा भी तो होता होगा। शहज़ादी ने दोनों को बातें करते देखा तो कहा, मिर्ज़ा अंगूरी, आप इनको मशवरा ना दें वरना आपको गीदड़ बनाकर किसी पिंजरे में बंद कर दूंगी। मिर्ज़ा अंगूरी अपनी टोपी को सीधा करते हुए बोले, हम और गीदड़, तौबा तौबा जनाब, हम बब्बर शेर से कम नहीं। उसकी तरह हम दूसरे जानवरों पर बहादुरी से हमला करते हैं। आप हमें गीदड़ बनाकर हमारी इज्जत खाक में न मिलाइए। शहज़ादी उनका दिलचस्प जवाब सुनकर हंसने लगी। फिर हुमायूं ने अर्ज़ की, शहज़ादी साहिबा, अपने सवाल का जवाब सुनिए। उस पेड़ का नाम है साल, जिसके एक तरफ के पत्ते दिन हैं और एक तरफ के पत्ते रात हैं। दरख्त का मर जाना साल का ख़त्म हो जाना है और मरकर ज़िंदा हो जाना नए साल का शुरू हो जाना है। शहज़ादी जवाब सुनकर बहुत खुश हुई।
फिर कहने लगी, अब दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर है, सारी दुनिया को, यहाँ तक कि हिमालय पहाड़ को भी। एक देव है जिसका ना मुंह है, ना हाथ और ना पैर। वह उस समंदर को आन की आन में पी जाता है। बताओ वो दर क्या है और वो देव कौन है? मिर्जा अंगूरी अपनी छोटी सी नोकदार दाढ़ी को उंगलियों से कुरेदते हुए कहने लगे, अब खैर नहीं वजीर साहब, अब तो इसी में भलाई है कि पिंजरा तलाश कर लो। शहजादी बोली, आप खामोश रहें मिर्जा साहब। वजीर हुमायूं ने थोड़ी देर गौर किया, फिर मुस्कुराकर बोला, वह समंदर ओस यानी शबनम है। सुबह के वक्त सारी दुनिया ओस में डूबी हुई होती है और उसे पीने वाला देव सूरज है, जिसका ना मुंह है, ना हाथ और ना पैर हैं, लेकिन फिर भी वह पी जाता है। शाबाश, शहजादी बोली। तीसरा सवाल सुनो। तीसरा सवाल ये है कि मेरी 3 बहनें हैं और 19 कनीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि आधी कनीज़ें बड़ी बहन शहनाज को मिल जाएं, बाकी आधे हिस्से में से निस्फ कनीज़ मंजुली बहन मुमताज़ को मिलें और कुल कनीज़ का 5वां हिस्सा छोटी बहन मुमताज़ को मिल जाए, मगर ये ख्याल रहे कि किसी कनीज़ के टुकड़े भी ना हो और किसी को कम या ज़्यादा ना मिले। मिर्ज़ा अंगूरी बोले, सवाल बिल्कुल गलत है। 19 का आधा यानी 1 कनीज़ को तो काटना होगा, और नहीं काटा गया तो सवाल सही नहीं हो सकता। शहजादी ने कहा, कटी हुई कनीज़ को बड़ी बहन लेकर क्या करेगी, यह भी तो सोच लो। मिर्ज़ा अंगूरी ने अफीम की एक गोली निकाली और खा ली और बोले, हिसाब के मुताबिक जो होगा करना पड़ेगा। हुमायूं बोला, खामोश रहो मिर्ज़ा साहब, मैंने इस सवाल को हल कर लिया है। सुनिए शहजादी साहिबा, अपनी 19 कनीज़ों में एक कनीज़ मेरी भी शामिल कीजिए। अब आपके पास 20 कनीज़ हो गईं, उसकी निस्फ यानी आधी 10 कनीज़ें अपनी बड़ी बहन को दे दीजिए। अब आधी में से निस्फ यानी आधी कनीज़ें 5 कनीज़ें मजली बहन मुमताज़ को दे दीजिए। अब कुल कनीज़ की तादाद का 5वां हिस्सा यानी 20 का 5वां हिस्सा 4 है, मतलब ये कि 4 छोटी बहन मुमताज़ को दे दीजिए। लीजिए, तकसीम हो गई। देखिए, 10 और 5 15 और 4 19। इस जवाब को सुनकर शहजादी सोचने लगी कि यह नौजवान बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन है। अगर इसने बाकी 2 सवालों के जवाब भी दे दिए तो क्या होगा। वह ऐसी ही बातें सोच रही थी कि हुमायूं ने कहा, चौथा सवाल बयान कीजिए। शहजादी ने चौंक कर कहा, देखी हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी। ऊंचा सा पहाड़ जिस पे है कलियों की बहार, माली तोड़ न सके मालन गूंद न सके। मिर्जा अंगूरी इस सवाल को सुनते ही घुटनों में सर देकर बैठ गए, लेकिन वजीर आजम हुमायूं, जो बहुत ही होशियार और काबिल शख्स था, मुस्कुराते हुए बोला, सुनिए, मोमबत्ती वो रानी है जिसमें आग लगते ही पानी बरस पड़ता है, और ऊंचा सा पहाड़ आसमान है और कलियां तारे हैं। उन कलियों को माली तोड़ न सके और मालन गूंद न सके। शहजादी मेहरुन्निसा अपने चौथे सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने में भीग गई और दिल ही दिल में कहने लगी, अब क्या होगा। अब एक ही सवाल बाकी रह गया है, अगर इसने उसका भी जवाब दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि मेरी आज़ादी मुझसे छिन जाएगी। अब मुझे ऐसा सवाल करना चाहिए कि ये क़यामत तक इसका जवाब न दे सके। ये सोचकर उसने कहा कि मेरा 5वां सवाल ये है कि कौआ काना तेली लूला बनिया बहरा, इससे पहले और बाद में क्या है और इसका किस्सा क्या है। वज़ीर आज़म हुमायूं इस अजीब सवाल को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगा, ये तो ऐसी बात है कि इस पे सोचना समझना बिल्कुल बेकार है। फिर उसकी निगाह उन पिंजरों की तरफ गई जिसमें सैकड़ों जानवर बंद थे और वह दिल में कहने लगा, कुछ देर के बाद मैं भी जानवर बना दिया जाऊंगा। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। मिर्जा अंगूरी भी किसी गहरी सोच में थे कि अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और उन्होंने हुमायूं के कान में एक बात कही, जिसे सुनकर वह मुस्कुरा दिया। शहजादी मेहरुन्निसा से कहने लगा, आपके सवाल का जवाब अर्ज है, सुनिए। एक थी चुईया, उसे जब शौक हुआ तो उसे नाक छेदने वाले को बुलाकर नाक छिदवा ली। जब नाक में से खून निकलने लगा तो वह भागी भागी नदी पर गई। नदी पर जब नाक धोने बैठी तो नाक में से इतना खून निकला कि नदी का पानी सुर्ख हो गया। नदी पर आया एक बैल पानी पीने। वह नदी से कहने लगा कि ए नदी, मैं अभी यहाँ से पानी पीकर गया था तो तुम्हारा पानी सफ़ेद था, अब लाल हो गया। नदी ने कहा, कुछ न पूछ। बैल ने कहा, नहीं, कुछ तो ज़रूर बताओ। नदी कहने लगी, चुईया की नाक छिदने से पानी लाल हुआ। बैल के सींग झड़, बैल बेचारे के सींग झड़ गए। बैल गया एक बड़े से दरख्त के पास। दरख्त ने कहा, बैल बैल, अभी तो तू मेरे पत्ते खाने आया था, तब तेरे सींग साबुत थे, इतनी जल्दी तेरे सींगों को क्या हुआ। उसने कहा, कुछ न पूछ। पेड़ बोला, नहीं, कुछ तो बता। बैल ने कहा, बे चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ गए। पेड़ के पतझड़ गिरी, पतझड़ी हो गई। उस पर आकर एक कौआ बैठा।
वह कहने लगा, बढ़ बढ़, अभी तो मैं तेरे ऊपर आकर बैठा था, तेरे सब पत्ते मौजूद थे, ऐसी जल्दी तेरे पत्ते क्या हुए? पेड़ ने कहा, कुछ न पूछ। कौवे ने कहा, नहीं कुछ तो बता। कहा, फिर सुन। चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ गए, झड़बड़ के पथ, कौआ काना, कौआ बेचारा काना हो गया। कौआ गया तेली के घर। तेली ने कहा, कौवे कौवे, अभी तो तू आया था, तेरी दोनों आंखें ठीक थीं, ऐसी जल्दी क्या हुआ कि तेरी आंखें कानी हो गईं? कौवे ने कहा, कुछ न पूछ। उसने कहा, कुछ तो बता। कहा, फिर सुन। चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी हुआ लाल, बैल के सींग झड़ गए, पत्ते झड़बड़ गए, कौआ काना, तेली लूला, तेली बेचारा लूला हो गया। तेली गया बनिए के पास। बनिए ने कहा, तेली, अभी तो तू मेरे पास तेल लेकर आया था, तेरा हाथ ठीक था, इतनी जल्दी तू लूला कैसे हो गया? तेली ने कहा, कुछ न पूछ। बनिए ने कहा, नहीं कुछ तो बता। ने कहा, फिर सुन। वे चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ गए, बड़ के पत्ते झड़ गए, कौआ हुआ काना, तेली हुआ लूला, बनिया हुआ बहरा, बनिया बेचारा बहरा हो गया। बनिए के यहाँ एक अमीर की लड़की सौदा लेने आई। वह कहने लगी बनिए दाल दे। बनिया कहने लगा, गुड़ दूं? उसने कहा, नहीं दाल दे। बनिया कहने लगा, चावल दूं? लड़की चिल्लाकर बोली, बनिए, अभी तो मैं तेरे यहाँ चीनी लेने आई थी, तभी तो तू अच्छा खासा सुनता था, अब इतनी जल्दी तू बहरा कैसे हो गया? बनिए ने कहा, कुछ न पूछ। लड़की बोली, कुछ तो बता। भी चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी लाल हुआ, बैल के सींग झड़ गए, बड़ के पत्ते झड़ गए, कौआ हुआ काना, तेली हुआ लूला, बनिया हुआ बहरा, लौंडी हुई हंस हंस के लोटपोट। लौंडी वापस गई। पिता बोला, अभी तो तू अच्छी खासी थी, अब तुझे हंसी किस बात की लग गई? वो कहने लगी, कुछ न पूछ। वो कहता है, कुछ तो बता। कहा, फिर सुन। चुईया की छिदी नाक, नदी का पानी हुआ लाल, बैल के सींग झड़ गए, पेड़ के पत्ते झड़ गए, कौआ हुआ काना, तेली हुआ लूला, बनिया हुआ बहरा, लौंडी हुई हंस हंस के लोटपोट। लौंडी हंसी और बीवी कूदी। बीवी कूदने लग गई। शहजादी अपने सवाल का लंबा चौड़ा लेकिन बिल्कुल सही जवाब सुनते ही हुमायूं को नज़र जमाकर देखने लगी, जैसे वे चलती फिरती शहजादी नहीं, संगे मरमर की कोई मूर्ति है। उसके साथ साथ कनीज़ें भी हैरान थीं। हुमायूं ने खड़े होते हुए कहा, फरमाइए शहजादी साहिबा, अब क्या हुक्म है? शहजादी दबी ज़बान में बोली, अब मैं आपकी कनीज़ हूँ, क्योंकि आपने मेरे 5 सवालों के जवाब देकर मुझे जीत लिया है। आपको मुबारक हो कि हज़ारों आदमियों ने सिर्फ एक आप ही ने मुझे मात दी है। हुमायूं ने जवाब दिया, मगर शहजादी साहिबा, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने बादशाह अलमास के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी मलिका बनकर रहेंगी। शहजादी बोली, हरगिज़ नहीं, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आप ही मुझे हासिल कर सकते हैं। अगर बादशाह मेरे सवालों के जवाब देता तो वह ब्याह करता, फिर किसी दूसरे को हक न होता। हुमायूं बोला, शायद आपको मालूम नहीं कि हातिम बिन ताई हातिम ताई के नाम से मशहूर है। उसने हुस्न बानो के 7 सवाल हल किए थे, लेकिन उससे शादी ख्वारजंद के शहजादे मुनीरजादे ने की थी, हातिम ने नहीं। शहजादी बोली, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हातिम ताई ने हुस्न बानो से पहले इजाज़त हासिल कर ली थी कि अगर मैं 7 सवाल हल कर दूं तो क्या आप मुनीर शामी से शादी कर लेंगी? हुस्न बानो ने इकरार कर लिया तो हातिम ताई ने उसके सवाल हल कर दिए थे, मगर आपने तो मुझसे इजाज़त हासिल नहीं की थी। हुमायूं ने कहा, मगर मैं बादशाह से वादा करके आया था कि आपके लिए शहजादी मेहरुन्निसा को लाऊंगा, इसलिए मैं शादी करके अपने कौल से नहीं फिर सकता। मेहरुन्निसा बोली, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मिर्ज़ा अंगूरी जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे, कहने लगे, शहजादी साहिबा, इन्हें तो यूं भी आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आपका दिल इंसान की हमदर्दी से खाली है। सैकड़ों को आपने कत्ल कर दिया और सैकड़ों को इंसान से जानवर बनाकर पिंजरे में कैद कर दिया। मेहरुन्निसा ने कहा, अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो मैं इन सबको दोबारा इंसान बनाकर आज़ाद कर देती हूँ। हुमायूं बोला, अगर आपने इन्हें आज़ाद कर दिया तो मैं आपका उम्र भर एहसान मानूंगा। शहजादी मेहर उसी वक्त मुस्कुराती हुई उठी और जादू की छड़ी हवा में लहराई, पिंजरों के पास गई और फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते हर एक पिंजरे को छड़ी लगाते हुए आगे बढ़ती गई। जिस जानवर की छड़ी लगती वह इंसान बन जाए। इस तरह सारे जानवर इंसान बन गए। फिर हुमायूं ने शहजादी से कहकर उन सबको आज़ाद करा दिया। जब तमाम लोग चले गए तो शहजादी ने कहा, अब आप ब्याह करने के लिए तैयार हो जाइए। मिर्ज़ा अंगूरी बोले, मैं चाहता हूँ कि जादू की इस छड़ी को हमेशा के लिए ज़ाया कर दिया जाए। शहजादी ने कहा, मैं इसे ज़मीन में दबा देती हूँ।
ہمایوں بولا، جی نہیں، آپ یہ چھڑی مرزا انگوری کو دے دیں، یہ اس چھڑی کو پتھر سے باندھ کر دریا میں ڈبو دیں گے، پھر یہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے گی۔ شہزادی نے جادو کی چھڑی مرزا انگوری کے حوالے کر دی اور کہنے لگی، اب آپ کو کیا انکار ہے؟ اگر میں نے آپ سے بیاہ کر لیا تو بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں نہیں، میں بیاہ نہیں کروں گا۔ ایک کنیز نے کہا، گستاخی اور بے ادبی کی معافی چاہتی ہوں کہ آپ چند روز یہاں رہ کر غور فرما لیں۔ شہزادی نے گلے سے ایک ہار اتار کر کنیز کو انعام دیا اور ان دونوں سے کہا، آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیں۔ ہمایوں بولا، جی نہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کر فوراً واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ بادشاہ سلامت انتظار کر رہے ہوں۔ مگر شہزادی نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں مجبور ہو کر مہمان ٹھہرنا پڑا۔ ادھر بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ہمایوں اور مرزا انگوری واپس نہیں آئے تو وہ اپنی فوج لے کر ریاست مہرآباد کے جانب روانہ ہوا اور تیسرے روز ریاست کے دروازے پر پہنچ گیا۔ شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے دشمن دروازے پر پہنچ گیا ہے تو اس نے اپنی فوج کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہمایوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے تو وہ دوڑتا ہوا قلعے کے برج میں گیا اور دیکھا کہ دشمن کون ہے، لیکن الماس کو دیکھتے ہی اس نے شہزادی سے کہا، اس جنگ کو روک دو کیونکہ میں بادشاہ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے ہمایوں کو ساتھ لے کر سفید جھنڈا بلند کیا۔ اسے دیکھ کر دونوں طرف کے سپاہیوں نے ہاتھ روک لیے۔ پھر ہمایوں نیچے اتر کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، میں نے شہزادی کے 5 سوال حل کر دیے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جس نے میرے 5 سوال حل کرے ہیں وہی مجھ سے شادی کرے گا، دوسرے کسی آدمی کو حق نہیں ہے۔ الماس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، نمک حرام، دغا باز، مکار۔ شہزادی کو دیکھ کر نیت بدل گئی۔ نہیں جہاں پناہ، یہاں کی ایک ایک کنیز گواہ ہے کہ میں شادی کرنے سے انکار کر چکا ہوں اور آپ کے لیے شہزادی سے لڑ رہا ہوں۔ مرزا انگوری بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور ہمایوں کی طرف سے بولنے لگے، لیکن الماس نے ان دونوں میں سے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ واپس چلو، میں جنگ کر کے اس ریاست کو تباہ کر دوں گا اور شہزادی کا غرور خاک میں ملا کر اسے اپنی غلامی میں لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور ان سب نے مل کر ہمایوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر الماس اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا آیا۔ شہزادی مہر النساء یہ حال دیکھ کر اداس ہو گئیں کیونکہ ہمایوں سے اس کا بیاہ نہ ہو سکا اور جادو کی چھڑی بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ آخر اس نے 2 کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ تم بھیس بدل کر الماس کے محل میں جاؤ اور ہمایوں کی خبر لے کر واپس آؤ۔ اگر ہمایوں کا یہاں آنے کا ارادہ نہ ہو تو کسی طرح جادو کی چھڑی حاصل کر لینا۔ نیز آداب بجا لا کر روانہ ہو گئی۔ راستے کی مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی الماس کے شہر میں جا پہنچی۔ دونوں نے گوالین کا بھیس بدل لیا اور مٹکوں میں دہی لے کر شاہی محل کی طرف چل پڑی۔ محل کے صدر دروازے پر کھڑے ہوئے دربان نے انہیں نہیں روکا اور وہ سیدھی محل میں چلی گئی۔ کنیزوں نے یہ پتہ کر لیا کہ بادشاہ الماس نے ہمایوں کو غلاموں کے کپڑے پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور مرزا انگوری کو شہر بدر کر دیا ہے۔ کنیز راز معلوم کرنے کے بعد واپس مہرآباد چلی گئی اور انہوں نے سارا حال شہزادی مہر النساء کو کہہ سنایا۔ شہزادی پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ ہمایوں جیسے ہی سمجھدار عقل مند انسان کی مجھے تلاش تھی۔ ایسے آدمی کے ساتھ زندگی کے دن بہت اچھی طرح بسر ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ الماس جیسے کے ساتھ ایک دن بھی کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ جادو کی چھڑی چھن جانے کے بعد میری طاقت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ کاش یہ چھڑی میرے پاس ہی رہتی۔ اب اگر الماس نے میری ریاست پر حملہ کر دیا تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی اور وہ مجھے زبردستی یہاں سے لے جائے گا اور میری مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کر لے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ کانپ اٹھی اور دل ہی دل میں کہنے لگی، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں آج ہی روانہ ہوتی ہوں اور جنگلوں، بیابانوں اور سراہوں میں اسے تلاش کرتی ہوں۔ مرزا انگوری کو شہر بدر کر دیا تھا، وہ بیچارے دوسرے شہروں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ جیب خالی تھی، افیم کے لیے پاس میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، کوئی کام بھی نہیں جانتے تھے جو 2-4 پیسے کما لیتے۔ آخر انہوں نے سوچا کہ بازاروں میں مجمع لگا کر جادو کی چھڑی سے انسانوں کو جانور اور جانور کو انسان بنا کر جادو کا کھیل دکھایا کروں، اس طرح صبح سے شام تک کچھ کما لیا کروں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک بڑے بازار میں کھڑے ہو کر مجمع لگایا اور لوگوں سے کہا، بھائیوں، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی انسان کو جانور بنا سکتا ہوں اور اس جانور کو واپس انسان کے روپ میں لا سکتا ہوں
अगर यकीन न हो तो कोई साहब मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। मजमे में से एक शख्स सामने आया और कहने लगा, अगर आपने मुझे ऊँट बना दिया तो मैं आपको 5 रुपए इनाम में दूंगा। मिर्ज़ा अंगूरी बहुत खुश हुए और उन्होंने छड़ी घुमाकर कहा, ए आदमी, तू ऊँट बन जा। आदमी ऊँट बन गया। ये कमाल देखकर मजमे में लोगों ने खूब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। यह देखकर एक मोटा आदमी सामने आया और कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। मिर्ज़ा जी ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी वक्त उधर से बादशाह की सवारी गुजरी। उसने दरियाफ्त किया, ये क्या तमाशा है। लोगों ने बताया, एक शख्स इंसानों को जानवर बना रहा है। यह सुनकर बादशाह को भी तमाशा देखने का शौक हुआ और वह नीचे उतरकर बोला, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब तक इसने जिन लोगों को भी जानवर बनाया है वह इसी के आदमी हैं, लिहाजा मेरे वज़ीर को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे यकीन आए कि वाकई ये शख्स सच्चा है। मिर्ज़ा जी के लिए ये क्या मुश्किल था। उन्होंने छड़ी घुमाकर वज़ीर को शेर बना दिया। बादशाह ने फ़ौरन ही गले से मोतियों का एक हार उतारकर उनके हाथ पर रख दिया और कहा, अब इन लोगों को दोबारा इंसान बनाओ। मिर्ज़ा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊँट ऊँट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। मिर्ज़ा जी ने दोबारा छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर ना हुआ। अब तो मिर्ज़ा जी बहुत सटपटाए और बार बार छड़ी घुमाने लगे, वापस इंसान बन जाओ, वापस इंसान बन जाओ, लेकिन हल कुछ भी न निकला। बादशाह को यह हाल देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने मिर्ज़ा जी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने मिर्ज़ा जी को गिरफ्तार कर लिया और जानवरों को रस्सियों से बांध लिया और किले में ले गए। वहां जाकर बादशाह को पता चला कि जादू की छड़ी असल में मेहराबाद की शहजादी मेहरुन्निसा की है और वही इसका राज जानती है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर आजम को रियासत मेहराबाद रवाना कर दिया ताकि वह शहजादी से दरख्वास्त करें कि वह वापस जानवरों को इंसान बना दे। लेकिन जब वजीर आजम रियासत में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि शहजादी रियासत छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। वजीर आजम मायूस होकर वापस रवाना हुआ। जाकर वापस बादशाह से अर्ज की, जहाँ पना शहजादी मेहरुन्निसा लापता हैं। अब बेहतर ये मालूम होता है कि ये सारे मुल्कों में ऐलान कर दिया जाए कि जादूगर यहाँ आकर इस छड़ी का राज मालूम करें और दोबारा जानवरों को इंसान बनाएं। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई और उसने फौरन ही ऐलान कर दी। घनश्याम जादूगर इस ऐलान को सुनकर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और बादशाह के शहर की जानिब रवाना हुआ, क्योंकि ये छड़ी उसी की दी हुई थी और अब वह इसी छड़ी को वापस हासिल करना चाहता था। वह दूसरे दिन बादशाह के पास पहुंच गया और छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हुआ और उल्टा घुमाकर बोला, वापस इंसान बन जाओ, और वह वापस तीनों इंसान बन गए। मिर्ज़ा जी भी ये तमाशा देख रहे थे। अब वे समझ गए कि उल्टा घुमाने से जानवर इंसान बनता है। बादशाह ने जादूगर से कहा, कहो क्या मांगते हो। बादशाह ने जादूगर से कहा, कहो क्या मांगते हो। जादूगर बादशाह से बोला, आलम पना, मुझे ये छड़ी बख्श दीजिए। छड़ी का नाम सुनते ही मिर्ज़ा जी घबरा गए और निहायत फुर्ती के साथ दौड़कर जादूगर के हाथ से छड़ी छीन ली और सर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागे। सिपाहियों ने उनका पीछा किया, लेकिन वो किसी के हाथ न आए। किले से बाहर निकले तो पहरेदारों ने उनका पीछा किया। ये हाल देखकर मिर्ज़ा जी ने चिल्लाकर कहा, जानवर बन जाओ, सारे पहरेदार जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए और मिर्ज़ा जी भाग गए। जादूगर घनश्याम भी उनके पीछे पीछे भाग। आखिर दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ मिर्ज़ा जी ने जादूगर से कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर बोला, मुझ पर इसका असर नहीं होगा, अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। मिर्ज़ा जी ने छड़ी घुमाकर कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम घनश्याम ही रहा। मिर्ज़ा जी बहुत परेशान हुए और बोले, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं ये छड़ी तुझे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे ये बता दे कि वज़ीर आज़म हुमायूं और मेहरुन्निसा कहाँ हैं और तू मुझे उनके पास पहुँचा दे तो मैं ये छड़ी तुझे दे दूंगा। घनश्याम ने जेब से एक आईना निकाला और कुछ पढ़कर उसमें देखा। थोड़ी देर तक आईना देखने के बाद कुछ पढ़ा और दोबारा आईने में देखा। उसके बाद कहने लगा, सुनो मिर्ज़ा अंगूरी, मेहरुन्निसा शहजादी और हुमायूं एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वह जंगल यहाँ से 260 मील के फासले पर है। अगर वहाँ चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। मिर्ज़ा अंगूरी ने अपने सीने पे छड़ी को बांधा और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गए और मशरिक की तरफ रवाना हो गए। 5 दिन का सफर तय करने के बाद छठे रोज वह दोनों जंगल में पहुंच गए और आईने की मदद से उन दोनों ने शहजादी को तलाश कर लिया। गरीब की भूख और प्यास के मारे बुरी हालत थी, कपड़े फट गए थे, बाल गर्दन में अटक गए थे। मिर्ज़ा अंगूरी को पहचान कर शहजादी ने कहा, तुम्हारा वजीर कहाँ है। मिर्ज़ा जी बोले,
گھبرائیے نہیں، وہ اسی جنگل میں ہیں، انہیں ہم تینوں مل کر تلاش کر لیں گے، ہم دونوں اسی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جادوگر نے آئینے کی مدد سے ہمایوں کو بھی تلاش کر لیا۔ اس وقت اس کی بری حالت تھی، داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ انہیں دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مرزا انگوری بولے، دوست یہ کیا ہے؟ وزیر کہنے لگا، کچھ نہ پوچھو، کئی بار درندوں سے بچا ہوں، اگر زندگی نہ ہوتی تو ان کے منہ کا نوالا بن گیا ہوتا۔ مرزا انگوری نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش تمہارے پاس تھوڑی سی افیم ہوتی اور تم جانوروں کو کھلا دیتے، بس وہ تمہارے غلام ہو جاتے۔ ہمایوں نے شہزادی سے کہا، آپ مجھ قسمت کے مارے کی طرح اس جنگل میں کہاں بھٹک رہی ہیں؟ شہزادی نے دبی آواز میں کہا، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور بادشاہ الماس میرا دشمن ہو گیا، خود کو اس کے ہاتھوں سے بچانے اور آپ کو حاصل کرنے کے ارادے سے یہاں آئی ہوں۔ ہمایوں بولا، الماس نے اگرچہ میرے ساتھ ناانصافی کی، لیکن پھر بھی میں اپنے قول سے پھرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہارے سوال صرف اس کے لیے حل کیے، اس لیے میں تم کو اسی کے لیے حاصل کر سکتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ مرزا انگوری بولے، الماس جیسے ذلیل بادشاہ کے لیے جس نے تمہاری وفاداری کا یہ انعام دیا ہے کہ غلاموں کا لباس پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا اور ہمیں شہر بدر کر دیا، اپنی وفاداری دکھا رہے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے۔ چلو شہزادی کا ہاتھ پکڑو اور مہرآباد کے تخت پر بیٹھ کر نہایت شان سے حکومت کرو۔ گھنشیام جادوگر بولا، یہ غلام بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بادشاہ الماس اگر آپ کے مقابلے پر آیا تو زندگی بھر وہ اپنے اس فیصلے پر روئے گا۔ ہمایوں خاموش تھا۔ شہزادی نے جادوگر گھنشیام کو پہچانتے ہوئے کہا، آپ ہی فیصلہ کیجئے، میرا اعلان یہ تھا کہ جو میرے 5 سوال حل کرے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ انہوں نے یہ کام کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے لیے یہ سوال حل کیے ہیں اور تمہیں بادشاہ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ جادوگر بولا، یہ بات بالکل غلط ہے، تم نے اپنی جان کی بازی لگا کر سوال حل کیے ہیں، اس لیے تم ہی شہزادی سے بیاہ کر سکتے ہو، بادشاہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد سب نے مل کر وزیر ہمایوں کو راضی کر لیا اور وہ شہزادی مہر النساء سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر سب خوشی خوشی اپنی سلطنت خیر آباد گئے۔ وہاں رعایا اور غلام شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے گھر گھر چراغاں کیا اور بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ شہزادی نے 1 ہفتے کے بعد ہمایوں سے شادی کر لی اور دوسرے دن اسے تخت پر بٹھا دیا۔ بادشاہ الماس کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اس نے وزیر اعظم کو بلا کر ریاست پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ عالم پناہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ شہزادی کی شادی ہو چکی ہے اور اتنی چھوٹی سی ریاست پر حملہ کرنا اتنی بڑی ریاست کو زیب نہیں دیتا۔ بادشاہ الماس نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم اس بدمعاش ہمایوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم فوج کا ایک دستہ تیار کرو، ہم اسے اپنے ہمراہ ریاست لے کر جائیں گے۔ وزیر اعظم آداب بجا لا کر واپس چلا گیا اور فوج کے ایک مضبوط دستے کو تیاری کا حکم دیا۔ دوسرے دن بادشاہ فوجی آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا اور 3 روز کا سفر طے کرنے کے بعد ہمایوں کے پاس جا پہنچا۔ ہمایوں اسے عزت کے ساتھ بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس نے شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں شہزادی چاہیے۔ اگر شہزادی ہمیں نہیں مل سکتی تو ہم تمہارا سر کاٹ کر لے جائیں گے۔ گھنشیام جادوگر نے کہا، شہزادی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینے سے تو بہتر ہے کہ ہم اسے جان سے مار دیں، لیکن اگر آپ اپنی نصف سلطنت ہمایوں کے نام کر دیں تو آپ کو شہزادی آسانی سے مل جائے۔ الماس نے اپنی نصف سلطنت دینے کا وعدہ کر لیا اور دوسرے ہی دن اس نے نصف حکومت ہمایوں کے نام کر دی، نصف فوج اور نصف خزانہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ پھر گھنشیام نے شہزادی کو بلا کر اس کے ساتھ کر دیا۔ الماس نے روانہ ہونے سے پہلے گھنشیام کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ الماس شہزادی کو لے کر خوشی خوشی اپنے محل میں گیا اور کہنے لگا، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی قیمت ادا کر کے حاصل کیا ہے۔ شہزادی بولی، آپ نے بہت مہنگا سودا کیا ہے۔ الماس نے کہا، وہ کیسے؟ آپ نے پتھر کے بت کو پسند کیا تھا، اس لیے نصف سلطنت کے بدلے آپ نے پتھر کی بت کی شہزادی کو ہی حاصل کیا ہے۔ الماس گھبرا کر کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے پھر گھبرا کر دیکھا کہ جسے وہ شہزادی مہر النساء سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک پتھر کا بت تھی۔ وہ جادو کے زور سے چل پھر بھی رہی تھی اور بول بھی رہی تھی۔ اصلی شہزادی تو ہمایوں کے ساتھ تھی۔ الماس سر پکڑ کر رہ گیا، کیونکہ وہ اپنی نصف سلطنت، نصف فوج اور نصف خزانہ
देकर आधा हो चुका था, कमज़ोर पड़ चुका था। अब उसमें हुमायूं के मुल्क पर हमला करने की हिम्मत न थी। वह अपनी कम अक्ली और बिला वजह की ज़िद पर बहुत पछताया। घनश्याम जादूगर की इस खिदमत से खुश होकर मिर्ज़ा अंगूरी ने उसे जादू की छड़ी इनाम में दे दी और हुमायूं ने उसे एक जागीर भी दी। फिर यह सब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगे और बादशाह अलमास अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रहा, लेकिन पत्थर की शहज़ादी को हमेशा महल ही में रखा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पत्थर की शहज़ादी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।